हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जोशी ब्रदर्स में। आज हम आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी मीन्स रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, इसके बारे में कुछ बेसिक क्लियर कराएंगे जो कि आपको आगे नीट जेई आईआईटी एडवांस के बारे में बहुत मदद करेगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ होती है, जो कि हमें मोल कंसेप्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करने में मदद करेगा। एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। तो आपको कुछ याद रखने हैं जो कि क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 और सल्फर का 32, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24 और ये आपके पास में कैल्शियम का 40, फॉस्फोरस का 31, फेरस का 56, कॉपर का 63.5 और क्लोरीन का 35.5। यानी आपको यदि इस तरीके से याद नहीं रह सके तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो आपको इसको 1 याद रख ले। और यदि जैसे कार्बन का यदि आपको याद हो, जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है तो इसका 2 गुना परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 12। नाइट्रोजन का 7 होता है और इसका 14 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका एटॉमिक मास 16 हो जाएगा। देखो दोस्तों, जैसे अब मान लो यदि कोई आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि CH4 का अणुभार ज्ञात कीजिए, तो आप अणुभार तभी ज्ञात कर सकेंगे जब आपको परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास पता हो। जैसे अणुभार का मतलब होता है परमाणुओं का योग। अब 2 परमाणु से मिलकर एक अणु बनता है, ये आप सभी को नॉर्मली पता भी होगा। जैसे आपको दे दिया CH4, तो देखो अब जैसे आपको CH4 दे दिया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आपको दे दिया जाए, जैसे दोस्तों एक मिनट को दोस्तों, जैसे आपको दे दिया जाए CH4 तो आपको पता होना चाहिए C प्लस या फिर इसमें ही देख लो, जैसे कार्बन है, कार्बन का कितना होता है 12 और इसमें हाइड्रोजन का 1, ये जो परमाणु द्रव्यमान आपको दिया हुआ है ये 1 का है, यानी 1 परमाणु का है। अब जैसे इसमें कार्बन 1 था तो इसका कितना हो गया 12। अब जोड़ना है अपन को तो हाइड्रोजन का परमाणु, मतलब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है कितने हैं 4, तो इसलिए 4 ऐड करेंगे तो ये आपका 16 हो गया। जैसे आपको दे दिया जाए H2O का यानी जल का, अब इसमें देखो हाइड्रोजन है वो है 2, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान 2 और ऑक्सीजन का 8 होता है का परमाणु क्रमांक, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 16। लेकिन कितने ऑक्सीजन है 1, तो 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, तो टोटल कितने हो जाएंगे 18। अब जैसे देख लीजिए आपको दे दिया जाए ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है रासायनिक वो क्या होता है C6H12O6। अब इसमें कार्बन कितने हैं 6 और एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो 12 गुणा कितने कर देंगे 6, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 और इसमें जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं 12, तो 12 ऐसे कैसे हम लिख देंगे। फिर जोड़, अब ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, तो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 6, तो 16 इंटू 6 कर देंगे तो टोटल 180 हो जाएगा। वैसे हम यूरिया का करेंगे, एक नाइट्रोजन का कितना होता है, एक नाइट्रोजन कितना होता है 14, लेकिन आप जानते हो यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH2CONH2। अब आप इसको अलग अलग भी करके लिख कर सकते हो, या फिर अब आप देखो इसमें जो नाइट्रोजन है वो टोटल नाइट्रोजन कितने हैं 2, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 नाइट्रोजन को अपन 14 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 2 गुना 14 प्लस, अब इसमें देखो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन कितने हैं 4, 2 ये रहे 2 ये रहे, तो एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो गया 4। अब जैसे इसमें कार्बन, तो कार्बन का एक कार्बन का कितना होता है 12 और एक ही क्या है ऑक्सीजन, वो एक ही ऑक्सीजन कितना 16 है, तो टोटल कितना हो जाएगा यूरिया का 60। जैसे CaCO3 है तो एक कैल्शियम का कितना होता है दोस्तों 40 और एक कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन, तो 16 इंटू 3 16 48, तो 100। ये जितने भी आपको दे रखे हैं ये यदि आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे आपको मैथेन का दे दिया जाए तो आप डायरेक्ट कर देंगे 16, जल का दे दिया जाए 18, ग्लूकोज का दे दिया जाए 180, यूरिया का दे दिया जाए तो अणुभार कितना होता है 60, क्योंकि हम
आपको यदि ये जब तक एटॉमिक मास पदार्थों का या फिर तत्वों का पता नहीं होगा तब तक आप अणुभार ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए अब देखो आगे चलते हैं हम मोल कंसेप्ट मीन्स मोल अवधारणा। मोल अवधारणा का क्या मतलब होता है, मतलब बहुत अधिक मतलब तत्वों का ढेर, ठीक है, मतलब बहुत अधिक तत्वों के, जैसे अब आप सोच रहे होंगे कि तत्व क्या होते हैं, देखो पर जैसे उन तत्वों में परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ये क्या है, रासायनिक इकाइयाँ हैं। अब जैसे आपको बता दे मोल होता क्या है। मोल किसी भी पदार्थ में अणुओं, परमाणुओं, आयनों, प्रोटॉन हो, चाहे वो न्यूट्रॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, इनको एक मापने की इकाई होती है। और अब मोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पदार्थ का दिया गया भार। लेकिन मोल आप कब ज्ञात, पदार्थ का एक मिनट आप इस फॉर्मूले को समझ लो, पदार्थ का दिया गया भार अपॉन GAM या फिर GMM। अब GAM का मतलब होता है ग्राम परमाणु भार, यानी G का मतलब ग्राम, A का मतलब एटम और M का मतलब मास, यानी GAM का क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास यानी ग्राम परमाणु भार। और GMM का मतलब होता है ग्राम मोलिक्यूल मास यानी ग्राम अणु भार। तो हम इन दोनों को GAM और GMM को ही क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। लेकिन आपको ये बात मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो एडवांस में भी आते हैं, उनमें जैसे किसी भी जल का घनत्व दे दिया जाता है और आपसे मोल की संख्या पूछते हैं तो आप कर दोगे। एक क्वेश्चन हम आपको कराएंगे आगे, जो आप देख लेना। अब ये जो मोल है, मोल तभी निकलेगा जब पदार्थ का भार ग्राम में दिया गया हो। किस में दिया गया हो, ग्राम में, तब ही उसका मोल निकलेगा। और यदि ml में दिया गया हो तो वो हम आपको आगे बताएंगे। जैसे 12 ग्राम कार्बन के परमाणु में 12 ग्राम कोई कार्बन का आपको परमाणु दे दिया गया, आपको मतलब आपसे पूछ लेता है उसमें मोल की संख्या कितनी है, तो मोल का अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, पदार्थ का दिया गया भार जो भी ग्राम में अपॉन GAM यानी ग्राम अणुभार या परमाणु भार, ठीक है। अब आपको पता है इसमें दिया गया भार कितना है, 12, और जो इसका अणुभार होता है फिर परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 12। तो ये 1 मोल कार्बन हो जाएगा। जैसे 18 ग्राम जल दे दिया जाए आपको, तो 18 दिया गया भार कितना है, 18, और इसका जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 18, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मोल जल के अणु। अब नीचे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आप याद रख लेना। यदि परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो GAM कहते हैं, वह अणुभार को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो GMM कहते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एटॉमिक मास इन तत्वों का याद ही करना पड़ेगा। फिर कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको अणुभार के, जैसे इनको तो जितना ज़्यादा आप यदि सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। और आपको इस पूरे टॉपिक में से ओनली फॉर ये चीज़ याद रखनी है, जो मोल होता है वो मोल होता क्या है, ये आपकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ेंगे। देखो ये कुछ क्या नाम से थ्योरेटिकल पार्ट है, मतलब थ्योरेटिकल कुछ आपको टॉपिक है जो याद रखने हैं। जैसे कार्बन 12 AMU। अब AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एक परमाणु का भार। अब ये जो 12 AMU है, ये एक कार्बन का अणुभार कितना होता है, 12, वही बात है। लेकिन AMU का मतलब आप कुछ ध्यान लीजिए, एटॉमिक मास यूनिट, एक परमाणु का भार। अब एक AMU का मतलब होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब जैसे आपको दे दिया जाए कि एक कार्बन में 12 AMU है, तब इसका आप यदि सॉल्यूशन करेंगे तो 12 AMU, तो एक परमाणु का भार, यानी ये एक कार्बन का परमाणु का भार है, तो AMU का मान कितना है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 12 AMU की जगह ये मान रख देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 12 ग्राम कार्बन, GAM में, ग्राम एटॉमिक मास में, ओके। उसी प्रकार जल का दे दिया जाए, जल का अणुभार कितना होता है, 18 AMU, तो इसको AMU 18 इंटू AMU का मान रख के गुणा कर देंगे तो ग्राम GMM में आ जाएगा। एक मोल में अणुओं या परमाणुओं की संख्या को, क्या, एक मोल में, चाहे वो अणुओं या परमाणु हो, एक मोल में अणुओं या परमाणुओं की संख्या को आवागाद्रो संख्या कहते हैं। अब एक मोल में जो आवागाद्रो संख्या होती है, आवागाद्रो संख्या को अपन Na से लिखते हैं, जिसका मान कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि लॉसमिट द्वारा दी गई थी। जो ये आवागाद्रो संख्या है ना Na, इसका जो मान है ये 6.022 इंटू 10⁻24, ये लॉसमिट नामक वैज्ञानिक था जिसके द्वारा दी गई थी।
अब देखो आगे, किसी भी गैस के एक मोल का आयतन एनटीपी या एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है। ठीक है, अब देखो ये सब आप, ये जैसे किसी भी गैस के एक मोल का आयतन एनटीपी या एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है। जैसे गैस है एक मोल पे 22.4 लीटर, कब होगा? तब ये एसटीपी पर होगी, एसटीपी या एनटीपी। अब एसटीपी होता क्या है? मानक ताप तथा दाब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 बार, और ये होता ही है। ठीक है, अब जैसे दे दिया जाए 1 मोल O2 बराबर 1 मोल N2, यानी 1 मोल मैथेन बराबर 1 मोल CO2, यानी जो 1 मोल होगा वो 22.4 लीटर के बराबर होगा। यानी इन दोनों का मान एसटीपी पर बराबर होगा, किस किस का? ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, और इसमें मैथेन का और CO2 का एसटीपी पर मान क्या होगा? बराबर होगा, ओनली फॉर 1 मोल का। ठीक है, अब जैसे एन है, अपन मोल है, मोल को अपन लिखते हैं एन से, यानी एन से रिप्रेजेंट करते हैं मोल को। तो अपन ने स्टार्टिंग में दिया गया भार अपॉन परमाणु भार या अणुभार, ये आपको दे दिया। अब आगे अपन को एक सूत्र दिया गया है अणुओं की संख्या, यानी मोल। यदि मान लो आपको कोई अणुओं की संख्या दे दी जाए, जैसे अणुओं की संख्या आपको कोई दे दी जाए कि किसी भी दे दी जाए, अपन क्वेश्चन करेंगे तब बता दूंगा मैं। अणुओं की संख्या अपॉन एन ए का मान आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23, और ये है एस टी पी पी वाला है, देखो ये एस टी पी पी, वो एस टी पी या एन टी पी वाला है। दिया गया आयतन लीटर में या अपॉन 22.4। अब अपन आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको एक एक चीज समझ आए। देखो, यदि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे अणुओं की संख्या पूछ ली जाए, तो आप सबसे पहले इस जो टॉपिक है मोल कंसेप्ट, इसमें आपको कुछ भी दे दिया जाए, आपको सबसे पहले निकाल लिया है मोलों की संख्या। कुछ भी दिया गया हो, एंड तक अपन पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले मोलों की संख्या ही निकालनी है। ठीक है, अब मोलों की संख्या जैसे ही आप निकालोगे और क्वेश्चन में आपसे पूछे अणुओं की संख्या, क्या पूछे? अणुओं की संख्या, तो आपको Na से गुणा कर देंगे। आपके पास जैसे 18 मोल आए, आप मतलब जल के 18 मोल आ गए आपके पास, और आपको जल के अणुओं की संख्या पूछा है, तो 18 जो मोल आए हैं उसे Na से गुणा कर दें तो अणुओं की संख्या आ जाएगी। फिर पूछे परमाणुओं की संख्या, अब जैसे ये दे रखा है 1 मोल बराबर Na आ गई और 2 मोल बराबर 2Na आ गए। अब जैसे आपसे अणुओं की संख्या पूछता है, अणुओं की संख्या आपने निकाली और उसके बाद में परमाणुओं की संख्या पूछता है, तो आप आगे 2 का भाग देना पड़ेगा अपन को, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए 2 परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनता है। ठीक है, अपन आगे क्वेश्चन है, वैसे आपके डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। अब देखो, एन मोल में अणुओं की संख्या एन मोल में परमाणु की संख्या, एन मोल में परमाणु की संख्या Na, एक्स लीटर गैस के एसटीपी मोल एक्स अपॉन 22.4 लीटर। क्योंकि ये अपन कैसे निकाल रहे हैं ये आपके समझ में आया होगा। एक्स लीटर गैस के एसटीपी मोल, अपन ने वहां पढ़ा था कि दिया गया आयतन लीटर में होना चाहिए, तो ये लीटर में एक्स है आयतन, तो एक्स अपॉन 22.4। एन मोल पदार्थ का भार, ये आपको एन इंटू जी एम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आए। अब जैसे दोस्तों आपको दे दिया पहला क्वेश्चन है 540 ग्राम जल में, 540 ग्राम जल में जल के मोलों की संख्या ज्ञात करो। अब आपको मैंने बताया था कि जो मोल है उसको अपन स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये अपन को जल का भार दे रखा है, दिया गया। अब आपको पता है मोल है, तो मोल है उसका सूत्र फॉर्मूला क्या होता है? दिया गया भार अपॉन अणुभार। अभी अपन को दिया गया जो भार है वो कितना है? 540 ग्राम, तो अपन ने 540 ग्राम लिख दिया, बट है अब अपन को जल का अणुभार, अपन ने वहां सोल्व भी किया था, जल का अणुभार कितना होता है? 18। तो अब 540 बटे 18 करें तो 18 54, एक जीरो तो 30 मोल ये अपने पास आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में वो जल के अणुओं की संख्या पूछी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करा देता हूं जिससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे जल के अणुओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले निकालेंगे क्या? मोल। और आपसे यदि कोई अणुओं की संख्या पूछता है कोई क्वेश्चन में, तो आप Na से गुणा कर देंगे। Na का मान आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि 6.022 गुणा 10⁻23 होता है। तो 30 अपने पास मोल की संख्या आ गई, तो Na से आप गुणा कर दें, Na के मान रखे, तो आपके पास जल के अणुओं की संख्या आ जाएगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, 10 ग्राम CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो आपको क्वेश्चन में चाहे कुछ भी दिया गया हो, आपको सबसे पहले क्या निकालना है? मोलों की संख्या। अब इसमें दिया गया भार कितना है? 10, और CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो
अणुभार होता है वो कितना होता है 100। कैसे? कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12, 40 और 12 कितने हो गए 52, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, जबकि यहाँ कितने ऑक्सीजन है 3, 16 48, और 52 और 48 अपन जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100। इसलिए अपने पास मोल कितने आ गए 0.1 मोल। ठीक है, ये देखो अपन ने सॉल्व भी कर रखा है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है अणुओं की संख्या, आपने मोल निकाली। अब जब अणुओं की संख्या अपन को ज्ञात करवाता है कोई प्रश्न तो अपन मोल निकालने के पश्चात Na से क्या कर देते हैं गुणा। अब इस Na से गुणा कर दिया, Na के मान आपको याद ही रखना होगा, ये Na से गुणा कर दिया तो ये अपने आपके पास क्या आ गए अणु आ गए। अब जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा आप समझना, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बेस बनाने के लिए। अब देखो 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। अब आपको सबसे पहले ये जो ब्रैकेट में दे रखा है नाइट्रोजन गैस, इसके ऊपर आपको क्या करना है फोकस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप सबसे पहले मोलों की संख्या निकाल